एप्टीट्यूड बैटरी अभी ये आपका आगे डीईटी वगैरह कर लिया था, किसी को कोई दिक्कत उसमें किसी तरीके की परेशानी, कोई चीज समझना आई हो? हाँ भाई बोलो। नो सर। चलो, आपके सीनियर मैंने कल कुछ हिंदी में नोट्स सेंड किए थे ग्रुप में, देखे थे आप में से किसी ने? यस सर, देखे थे। हाँ, तो वो अंकिता मैम ने ही मंगा के दिए थे मुझे। आपके कोई सीनियर्स है जो हिंदी में पढ़ते हैं, मतलब जो हिंदी मीडियम के थ्रू पढ़ते थे, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट में आओ भाई। अब तो फेयरवेल भी देने का टाइम आ रहा है, लास्ट टाइम पे हो, बिल्कुल फायदा तो उठा लो कम से कम कोई। सर होएगी क्या फेयरवेल? ये देखो, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो होगी आपकी फेयरवेल भी। इसी का खुश होगी। तो लेकिन अब फेयरवेल भी दे दो तो टाइम पे जा रहे हैं वो, तो अपने कुछ तो लेगेसी छोड़ के जाए, तो उनसे नोट्स ले लो कम से कम उनके। पर हमेशा के लिए ना दे तो फोटोकॉपी करा लो, फोटो खींच लो। अभी हमारा सब्जेक्ट को इतना ज्यादा फैला हुआ है नहीं अभी, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन हर जगह है, लेकिन गिने चुने लोग मिलेंगे अभी आपको ना। अभी तो आप लोग ठीक है, आप देखते हो आपकी 50+ स्ट्रेंथ है क्लास की। अब हमें कुछ 10, 15, 20 आपके साथी आपके साथ चले जाएंगे, उससे ज्यादा कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, फिर वो कम होते हुए चले जाओगे। फिर आगे पीएचडी में जाओगे, आगे जॉब में जाओगे, तो फिर वहां पे दो चार कहीं हरियाणा में लग रहे, 2-4 कहीं दिल्ली में, कोई राजस्थान में है, कोई कहीं है। तो इतनी जल्दी कांटेक्ट मत तोड़ो अपना सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ है भाई। ओके सर। तो बात क्या करो, उनसे नोट्स ले लो। जिसकी भी बात होती है वो पूछ तो सकता है कि भाई आपकी क्लास में अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो आप मेरे को जो है नोट्स प्रोवाइड कर दो, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ये आपका टॉपिक आज का जो है वो है मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी। ये आपका ग्रुप में एडमिनिस्टर किया जाने वाला इंटेलिजेंस टेस्ट है। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट समझते हो ना? यस सर। कौन से होते हैं ग्रुप टेस्ट, कौन से होते हैं इंडिविजुअल टेस्ट, कौन से होते हैं? सर इंडिविजुअल टेस्ट तो वो होते हैं जो जैसे कि वो था हमारा इंक ब्लॉट टेस्ट था, तो उसमें हम एक टाइम पे एक ही बंदे से पूछ के उसकी चीजों को पूछ सकते हैं। लेकिन ग्रुप टेस्ट वो होते हैं जिसमें हम ग्रुप सिटिंग में बैठा के एक साथ 10-15 लोगों का, या जितना भी उस टेस्ट में है कि कोई टेस्ट 30 लोगों के साथ हो सकता है, कोई 10 के साथ हो सकता है, तो ग्रुप में हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात भाई। तो ये आपका जो मल्टी डायमेंशनल है, आपका एक ग्रुप बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है, और इसमें एक साथ आप बहुत से लोगों की टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। ये डगलस एंड जैक्सन ने बनाया था ये टेस्ट, तो डेवलप करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम था डगलस एंड जैक्सन, और ये आपके 3 तरीके के आईक्यूज देता है। तो वर्बल आईक्यू देता है, एक परफॉर्मेंस है, लेकिन दोनों को मिला के फुल स्केल आईक्यू, ठीक है भाई? ओके सर। 10 सब टेस्ट है इसमें, 5 वर्बल के, 5 परफॉर्मेंस के, ठीक है ना? जिनका की यूज करके आप अपना जो करियर है वो चूज कर सकते हो कि आप मेडिकल में जाओ, मेडिकल लाइन मतलब हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह बनो, या मिलिट्री आर्मी में जाओ, या फिर कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे जाओ, या आगे जुडिशरी की तैयारी करो। इन सब चीजों की आपको ये जो जानकारी देता है, काफी अच्छी इसकी रिलायबिलिटी है, ठीक है? 0.95 इसकी जो है वर्बल सेक्शन की रिलायबिलिटी है, 0.96 इसकी परफॉर्मेंस स्केल के लिए रिलायबिलिटी है, 0.97 इसकी फुल स्केल के लिए रिलायबिलिटी है। हाईली रिलायबल और वैलिड टेस्ट है, ठीक है भाई? ओके सर।
इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज मेजर करता है अडल्ट की और एडोलेसेंट्स की, 16 साल से ऊपर वाले लोगों की, ठीक है। और बाकी फिर वही सब चीजें कि भाई कहाँ का ये यूज होता है, ठीक है। ओके सर। इसके यूजेस देख लो एक बार। तो आपका आईक्यू मेजर करने के लिए यूज होता है। आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था? पता है किसी को? मैंने आप लोगों से कल भी एक सवाल पूछा था, नोबेल प्राइज किस फील्ड में नहीं दिया जाता? कंसेप्ट देखा किसी ने? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दोबारा दिखाना। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वरना मैं स्लाइड्स तो सेंड करता हूं ग्रुप में, खुलती नहीं आपके फोन में। वही ले रही थी सर, स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, स्लाइड्स पीपीटी ओपन नहीं होती आपके फोन में? हो जाती है सर, लेकिन वो बीच बीच में ढूंढनी पड़ती है, तो मैं डेली स्क्रीनशॉट लेती हूँ। चलो भी ठीक है, चले आगे। यस सर। हाँ भाई, किस फील्ड में नहीं दिया जाता नोबेल प्राइज? मैथ्स में सर। अच्छा, क्यों नहीं दिया जाता? ये और बताओ, सही जवाब है भाई, मैथ्स में नहीं दिया जाता। ये नहीं पता? नहीं सर। फिर ये क्या देख लिया भाई, मैं नहीं दिया जाता, मैथ्स में नहीं दिया जाता। गूगल पे देखा था? यस सर। आंसर नहीं बताया इसका? सर बस इतना ही देखा था। अरे बड़े स्पेसिफिक हो हैं, सर ने इतना ही कहा था, इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं हम, हैं? के पीछे नहीं पता कि मिथ है या सच्ची कहानी है। अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि उनकी फियोन्से थी या नहीं पता, उनकी गर्लफ्रेंड थी, उसको एक मैथमेटिशियन लेके भाग गया था। तो उन्होंने कह दिया था कि वो जो मैथमेटिक्स में प्राइज नहीं दिया जाएगा, बाकी तो और भी सब्जेक्ट्स में नहीं आया। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जिनके नाम पे प्राइज स्टार्ट हुआ था ना, 1906 में से स्टार्ट हुआ था, ये मेरे को जो याद आ रहा है। ये उससे तो उनकी जो फियोन्से थी, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, जिनको लेके एक मैथमेटिशियन के साथ जिसका अफेयर था। अल्फ्रेड नोबेल को इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने कह दिया कि भाई जो है, जब मेरे मरने के बाद जब ये प्राइज स्टार्ट किया जाए, तो प्राइज के साथ साथ जो 6 करोड़ अमाउंट भी दिया जाता है, हालांकि वो बाद में चैरिटी में ही चला जाता है वो सारा पैसा, तो वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए नहीं है। अब इसके पीछे दोनों थ्योरीज है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सच में ऐसा हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, बाकी किसी सब्जेक्ट से नहीं जुड़ी हुई, ठीक है। ओके सर। तो आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था? सर अल्फ्रेड भी ने। पक्का? यस सर। उन्होंने मेंटल टेस्ट का कंसेप्ट दिया था। मेंटल टेस्ट का शायद कैटल ने दिया था, उन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था। विलियम स्टर्न का नाम सुना है? STERN, विलियम। उन्होंने, अगर आप कुछ जगह पढ़ोगे तो मेनली अगर कभी एग्जाम में आ जाए और विलियम स्टर्न ऑप्शन में हो, तो विलियम स्टर्न ही लगा के आना, ठीक है। तो ये जो आपका टेस्ट है, MAP, मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी, है तो एक तो आपके आईक्यू को मेजर करता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो होता है ना। यस सर। किसी को फॉर्मूला पता है इसका? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को निकालते कैसे हैं? सर आईक्यू टेस्ट तो बिने नहीं बनाया था पहले। मुझे आईक्यू टेस्ट बनाया था, लेकिन आईक्यू का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, विलियम स्टर्न ने। उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, ठीक है। ओके सर। समझे? अब जैसे इवोल्यूशन पे बात तो बहुत सालों से चली आ रही थी, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन और ये सब चीजों की बात जो की थी, फिटेस्ट सर्वाइवल, ये डार्विन ने की थी, है ना। ये तो है नहीं कि वो डार्विन से पहले कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन कंसेप्ट तो उन्होंने ही दिया था। न्यूटन से पहले क्या ग्रेविटी नहीं थी दुनिया में? थी सर। थी ना। ये तो नहीं है ना कि भाई उसी दिन थे जिस दिन सेब गिरा था। उन 3 लॉज के ऊपर पूरी फिजिक्स खड़ी है। यस सर। है ना। उन 3 लॉ से ज्यादा है कुछ वैसे फिजिक्स में?
मेरे तो जो दोस्त लोग पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि भैया 3 लॉज समझ लो, सब कुछ आ गया। 3 लॉज ही थे या ज्यादा थे उसके? तीन है। 3 ही थे ना, 3 ही लॉज थे ना वो शायद। है भाई? यस सर। तो ये है, उससे पहले भी थी, उससे पहले भी बात चली आ रही थी इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, इन सब चीजों की, लेकिन जिन्होंने कंसेप्ट दिया उसका नाम अगर याद रखें तो वो विलियम स्टर्न था। 1912 में उन्होंने कंसेप्ट दिया था, 1912 में, आज से लगभग 109 साल पहले। तो एक तो ये जो आपका मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी, एक तो आपके आईक्यू को मेजर करता है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। MA आपकी मेंटल एज, CA आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो आपकी एज होती है बर्थ से, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आईक्यू का फॉर्मूला है। और सर मेंटल एज क्या होती है? मेंटल एज जो आपको कोई भी जो आप टेस्ट देते हो भाई, मान लो आपने बैचलर लिया, बैचलर आपने परफॉर्म किया, ठीक है? यस सर। बैचलर पे जो आपका स्कोर आएगा उसे कहते हैं, आप खाली मान लो आपका स्कोर आ गया, भाई कोई भी आप टेस्ट देते हो उसमें मान लो आपका स्कोर 50 आ गया। अब इस 50 से मतलब क्या है ना? जैसे भाई आपने थर्मामीटर लगाया, तो थर्मामीटर में पहले से स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश है भाई, आपने अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपने थर्मामीटर लगाया, आपने देखा भाई आपके जो रीडिंग दिखा रहा है वो 102 दिखा रहा है। अब इस 102 का मतलब क्या है, उसको आप उससे कंपेयर करते हो। तो मेंटल एज वो होती है जो आप किसी भी टेस्ट पे स्कोर करते हो, ठीक है? जो आपका रो स्कोर आया है उस पे, उसको मेंटल एज कहा गया है। उसको कंपेयर किया जाता है आपके ही एज ग्रुप के और बच्चों के साथ, ठीक है? ओके सर। एक तो आपका आईक्यू मेजर करने का काम करता है, आपकी कोग्निटिव एबिलिटीज मेजर करता है, किस चीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, आपके एप्टीट्यूड्स मेजर करता है। तो ये आपको एम्प्लॉयमेंट तो पसंद है, अच्छे लगती है भाई, लेकिन क्या आपको एप्टीट्यूड है ये काम करने? नहीं है, इस चीज को बताता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट्स वगैरह में भी इसका यूज होता है। न्यूरोसाइकोलॉजी का नाम सुना है? यस सर। यस सर। अभी तो आपको पेपर आएगा शायद, 6th सेमेस्टर में एग्जाम, एक पेपर है ना आपका नेक्स्ट सेम में। क्या होती है न्यूरोसाइकोलॉजी? सर जिसमें हम न्यूरल सिस्टम की में स्टडी करते हैं। बिल्कुल, इन कंटेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी हम जब जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो ब्रेन है पूरा, उसकी जब आप स्टडी करोगे इन कंटेक्स्ट टू साइकोलॉजी ना, वो तो न्यूरोलॉजी भी हो गई। यस सर। ना वो तो न्यूरोलॉजी हो गई, वो हम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी। किस हिसाब से जो है हमारा जो न्यूरॉन है, हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, पूरा ब्रेन है, किस हिसाब से हमारी साइकोलॉजी को, हमारे बिहेवियर को, हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है, ठीक है? साथ के साथ इसमें अवेलेबिलिटी, आप इसको ऑनलाइन भी एडमिनिस्टर कर सकते हो इस टेस्ट को, जिससे कि आपको तभी की तभी इसकी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है? चले आगे। सर ये हम भी कर सकते हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऑनलाइन काफी ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, आपको परचेज करना पड़ेगा। ओके सर। इस तरीके के टेस्ट काफी अच्छे महंगे आते हैं टेस्ट ना, मेरे हिसाब से 20-25 हजार से कम का तो नहीं होगा ये टेस्ट। ये आमतौर पे जो संस्थाएं बेच रही होती है उसे लगता है कि भाई जो भी लोग इसे खरीद रहे हैं वो कमर्शियल, मतलब जो है डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं, अपने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेंगे इसे, मतलब अपना बिजनेस करेंगे इस चीज से ना। फिर वो लोग चार्ज करते हैं इस चीज का। यहाँ तक कि आप लोग जो टेस्ट वेस्ट करते हो ना, जो आपकी डिपार्टमेंट वालों ने खरीद रखे, आपके कॉलेज वालों ने खरीद रखे हैं, काफी अच्छे मोटे पैसे खर्च के वो जो है वो टेस्ट खरीद के लेके आ रखे हैं। और अगर आप वो फोटोकॉपी वर्जन उसका यूज करते हो किसी भी टेस्ट का, तो आप कॉपीराइट के दायरे में आ जाओगे, ठीक है? तो कॉपी जो है, फोटोकॉपी हम यूज नहीं कर सकते विदाउट प्रायर परमिशन के, कि परमिशन लिए बगैर कि भाई हमें जो है फोटोकॉपी करा लें इसकी, वो हम चीज नहीं कर सकते। हमें उनके ओरिजिनल जितने उनके सेट आए हैं सिर्फ वो यूज करने हैं, अगर वो खत्म हो गए तो हमें दोबारा ऑर्डर देना होता है, ठीक है भाई? ओके सर। अब इसके वर्बल स्केल्स की बात कर लेते हैं। 5 इसमें वर्बल स्केल है, 5 इसमें परफॉर्मेंस स्केल है, ठीक है? पहला वर्बल स्केल है इंफॉर्मेशन। क्या कहता है ये? हाँ भाई,
सर इसमें ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, उसके पास किसी भी टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है या फिर उसका लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी कितना है, वो कैसे रीडिंग करता है, कितनी अच्छे से चीजों को सीखता है और उसको कितने लंबे टाइम तक याद कर सकता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सब चीजें मेजर की जाती हैं। मेनली साफ शब्दों में कहा जाए तो ये जो आपका डायमेंशन है ये आपकी मेजर करता है जनरल नॉलेज को, है ना? यस सर। ये डायमेंशन आपका मेजर करेगा जनरल नॉलेज को आपकी कितनी है, और वो भी डाइवर्स एरियाज को लेके, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेके आपके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है, आपकी जीके कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है भाई, आपके साथ आपकी और भी क्या चीजें देखेगा, आपकी क्यूरियोसिटी देखेगा। तो आप कोई भी चीज नई चीज सीखने के लिए कितने ज्यादा क्यूरियस हो। मोटिवेशन देखेगा आपका, कितने मोटिवेटेड हो आप चीजें सीखने के लिए। यस सर। आपके साथ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी, लॉन्ग टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ा है? यस सर। क्या चीज होती है, कितनी ड्यूरेशन होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी की? हाँ भाई, क्या हुआ? लॉन्ग टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन कितनी होती है? पढ़ लिया था बस, है ना? लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल ही दी है बात, मैं याद रहती। शॉर्ट टर्म मेमोरी की कितनी होती है ड्यूरेशन? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी, तो बोलोगे? ये भूल गए? शॉर्ट टर्म मेमोरी में लॉन्ग चीजें टर्म में डालनी सर लाइफ टाइम होता है, गूगल कर और लिया। शॉर्ट टर्म में सर 15 to 30 सेकंड। 15 to 30 क्या सेकंड सर। पक्का? यस सर। इतनी कम होती है? यस सर। चलो सही कह रहे हो भाई। शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो ड्यूरेशन है वो होती है हमारी 30 सेकंड तक, 15 से 30, कुछ जगह 20 से 30 लिखा मिल जाएगा सिर्फ सेकंड्स में। और लॉन्ग टर्म मेमोरी की होती है पूरी लाइफ टाइम। फिर भाई वो कैसे हो जाता है? अगर लाइफ टाइम होता है तो हम, ऐसा क्या होता है हमारे साथ कि कई बार हमें कोई चीज याद नहीं आती? सर वो तो रिवाइज करना पड़ता है सर। फिर भी कई बार टिप ऑफ द टंग फिनोमिना क्यों हो जाता है? क्या सर? टिप ऑफ द टंग फिनोमिना होता है, बस आप लोग भाई नाम याद नहीं आ रहा, बस मुझे उसका सब कुछ याद है, सब कुछ बता दिया आपने उसका, सर नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे जीभ के ऊपर है वो बाहर नहीं निकल रहा, उसको हम टिप ऑफ द टंग कहते हैं। तो वो क्यों होता है भाई? जब लॉन्ग टर्म है तो याद आना चाहिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी को लेके एक बात कही गई है दैट इट इज अवेलेबल बट इट माइट नॉट बी एक्सेसिबल। समझे? ये उपलब्ध है लेकिन आप इस तक पहुंच पाओ यह जरूरी नहीं है। आपके पास हमेशा रहेगी ये बात, जो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई वो हमेशा आपके पास रहेगी, आपको हमेशा उसके बारे में आभास होता रहेगा कि वही है, परमानेंटली स्टोर होगी। अगर आपका कोई एक्सीडेंट या फिर कोई आपका ब्रेन पार्ट डैमेज ना हो जाए तो, जैसे हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी नहीं कभी जिंदगी भर ना। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी जो बनाने का जो मेन काम है वो हिप्पोकैम्पस करता है, ब्रेन का एक पार्ट है वो करता है। ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उस चीज को हम याद नहीं कर पाते, तो वो इसी वजह से कि लॉन्ग टर्म मेमोरी अवेलेबल है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। सर मे बी वो उसकी अनकॉन्शियस माइंड में चली जाए। अनकॉन्शियस माइंड में चली जाए, बिल्कुल चली जाती है, फिर अचानक से आपको एक दिन याद आता है, हो सकता है 1-2 दिन हो गए फिर अचानक से वो नाम याद आ जाएगा, है ना? या 1-2 घंटे बाद जब आप उसके बारे में सोचना बंद कर रहे हो तो अचानक से आपको याद आ जाएगा। तो इस अनकॉन्शियस प्रोसेस को तो हम कहते हैं इंक्यूबेशन। इसे बताने को बता रहा हूँ, अभी आपकी इस वाले सिलेबस में है नहीं ये। इंक्यूबेशन कहते हैं, और अचानक से जब आप उस चीज का आंसर ले आओ तो उसे कहते हैं इल्यूमिनेशन। एक बार रिपीट करना ये पॉइंट जो भी बताया आपने।
इंसान को कई बार ऐसा लगता है कि भाई चीजें याद नहीं आ रही, हो सकता है वो उसके अनकॉन्शियस में चली गई हो, वो उस टाइम उसको याद नहीं आएगी, फिर आप उस चीज के बारे में सोचना बंद कर देते हो, है ना। होता है ना, सब बहुत ज्यादा कोशिश कर ली ना, हम सोच रहे हैं याद नहीं आ रहा। हुआ या नहीं हुआ कभी ऐसा? यस होता है सर। फिर हो सकता है 1-2 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद अचानक से आप कुछ भी नहीं कर रहे और नाम याद आ गया अचानक से, ऐसा हुआ है? यस सर। इसमें कम बोले यस सर, नहीं हुआ होगा शायद, होता है बहुत से आमतौर पर लोगों के साथ होता है। तो जब आप सोचना बंद कर देते हो तो उसे तो हम बोलते हैं इनक्यूबेशन, INCUBATION। वो हमारा अनकॉन्शियस पीरियड होता है पूरा ना, जिस टाइम पे हम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड सोच रहा है उस चीज के बारे में अभी भी, ठीक है। और दूसरा, अचानक से उसका नाम याद आ जाए 1-2 घंटे बाद, दिन में जैसे उसका नाम याद आएगा तो उससे बोलते हो आप इल्यूमिनेशन, ILLUMINATION, इल्यूमिनेशन। इसमें अचानक से इंसाइट आती है इंसान को, यही नाम था। आप जो है किसी से बात कर रहे थे, उस टाइम आपको नाम याद आया, उसके बाद आप हो सकता है घर पे खाना बना रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, अपना पढ़ाई कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तब अचानक से आपको नाम याद आ जाएगा एकदम से। क्यों? आपका अनकॉन्शियस दिमाग आपके पीछे से काम करने लग रहा था, ठीक है, उसने आंसर ढूंढ लिया इस बात का, फिर वो फेंक के मारेगा उस आंसर को, फिर आपके वो कॉन्शियस माइंड में आएगा, ठीक है। सर डेजा वू में क्या होता है हमारे साथ? क्या डेजा वू में क्या होता है हमारे साथ? डेजा वू एक तरीके से कहीं ना कहीं पैरासाइकोलॉजी का पार्ट लगता है मुझे भी ना। आप लोगों के साथ होता है ये? कभी कभी होता है। ऐसा उसमें ऐसा लगता है कि भाई ऐसी इस जगह तो हम आए हुए हैं, ये बात तो हमारे साथ हुई हुई है, यस है ना। इट माइट बी कि क्या पता भाई ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा आप लोगों को लगता हो, ये चीज हो सकती है। मुझे भी, मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, जब इसको महसूस किया है तो हो सकता है कि भाई ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा होता हो कि आप उस जगह के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि वहाँ आपका ट्रिप आपके दोस्तों के साथ आपका ऑर्गेनाइज हुआ था, आपको जाना था, आपने उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा, बहुत सी वीडियोस देखी यूट्यूब पे भी, चलो ठीक है भाई हमारी तो ड्रीम डेस्टिनेशन है, यहाँ तो जाना है भाई, किसी को मनाली जाना है आप में से, किसी को और आगे लेह, रोहतांग दर्रा वगैरह सब पार करते हुए लद्दाख जाना है भाई। फिर क्या रहा है, आपने बहुत सी चीजें देखी, बहुत सी चीजें वो समझी, तो आपका ब्रेन इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है उस टाइम पे कि आपने इतने ज्यादा देख लिया, आप इतने ज्यादा फेमिलियर हो गए कि आप वहां जाओगे तो आपके साथ सच में वो फेमिलियरिटी हो जाएगी। हो सकता है ऐसा हो, बाकी मुझे नहीं पता इसके बारे में भाई क्या होता है, ये पता है कि होता क्या है ये, लेकिन होता क्यों है ये नहीं पता, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे। यस सर। दूसरा इसका स्केल है कॉम्प्रिहेंशन। ये क्या चीज होती है भाई? सर ये वो एबिलिटी है जिससे हम सोशल बिहेवियर को मेजर करते हैं, कि कोई भी चीजें जैसे सोशल कस्टम्स हैं उनको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, और जब वो लिखा हुआ है आपके सामने, कोई ना कोई जल्दी नहीं है बताने की, आराम से सोचो एक बार इस चीज के बारे में कि भाई कह क्या रहा है। आप लोगों की क्लास काफी इंटरेक्टिव है, मुझे आता है आप लोगों को ना। एक आपके साथी हैं बीए पास कोर्स वाले, सेकंड ईयर वाले, वो लोग बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने हमेशा यही बात कहता हूँ भाई देखो एग्जाम मेरे तो हो चुके जितने होने थे, अब आप लोगों के होने हैं, तो आप पढ़ाओ मुझे। अगर आपने वाइगोट्स्की पढ़ा है? क्या सर? वाइगोट्स्की को पढ़ा है? वाइगोट्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी थी उनकी। नहीं सर। अच्छा, उनका एक कंसेप्ट था रेसिप्रोकल टीचिंग। उसमें मेनली यही था कि टीचर बिकम स्टूडेंट, स्टूडेंट बिकम टीचर। वो टीचर पढ़ा दे स्टूडेंट्स को और फिर स्टूडेंट पढ़ा दे टीचर को, उससे लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो बताओ भाई सोचो क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन? पढ़ो, आपके सामने लिखा हुआ है।
सर ये वो एबिलिटी है जिसके अंदर हम ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी सोशल बिहेवियर वो कैसे है, सोशल जो भी कस्टम्स हैं उनको क्यों फॉलो किया जा रहा है, मेनली सोशल बिहेवियर को लोग कैसे और कितना मतलब अपनी लाइफ में कितना यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें पढ़ते हैं इसमें। सोशल इंटेलिजेंस और उनके एथिक्स हैं और जो भी कस्टम्स या लॉज प्रैक्टिस किए जा रहे हैं उनके कल्चर में। सही बात है भाई। मेनली ये कि इसमें आप सोशली डिजायरेबल बिहेवियर, जो सामाजिक तौर पे जो जिस बिहेवियर को सही समझा जाता है उसका इवेल्युएशन करते हो, ठीक है। आप उस चीज को आइडेंटिफाई करते हो जो ज्यादा अच्छे तरीके से जो डिजायरेबल बिहेवियर है। अगर आप इसके इस वाले डायमेंशन पे, इस वाले एप्टीट्यूड पे अगर आप हाई स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है कि आप हमेशा आमतौर पे वही बिहेवियर शो कर रहे हो जो कि सोशली डिजायरेबल है, ठीक है। आप जो आपकी जो समाज है, जो उसमें रूढ़ियां हैं, जो प्रथाएं हैं जो चली आ रही है, उसी प्रथाएं और रूढ़ियां है ना हमारे समाज में चली आ रही है आज भी। यस सर। उनका कुछ कुछ का तो हम अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण मतलब आप उनको जो है रिपीट कर रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, और कुछ का हम अंधा अनुकरण कर रहे हैं, अंधा अनुकरण, जिसे आप ब्लाइंड फॉलोअर्स कहते हो। यस सर। जो कि पहले के जमाने में ठीक थे, आज के जमाने में जरूरी नहीं है कि उनका वो हो, उनको आप फॉलो किया जाए। पहले के जमाने में कुछ साइंटिफिक रीजन था उन चीजों के पीछे, आज के जमाने में नहीं है। जैसा उस दिन आप लोग बिल्ली का उदाहरण दे रहे थे, वो बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर ऐसा क्यों करना चाहिए, है नहीं अभी। यस सर। चलिए, आपका जो आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफाई करता है वो बिहेवियर जो सोशली डिजायरेबल बिहेवियर होता है, और साथ के साथ ये बताता है कि भाई कोई भी जो भी समाज में हमारे में कोई कस्टम्स या फिर किसी भी तरीके की जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो भी कस्टम चले आ रहे हैं, जिस हिसाब की रूढ़ियां चली आ रही है, जो प्रथाएं हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा, साथ के साथ उनके बारे में बताता भी है कि भैया ऐसी चीजें क्यों चली आ रही है, ठीक है। साथ के साथ सोशल कल्चरेशन की बात करता है। कल्चरेशन होता है अपने ही कल्चर के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानना, अपने ही कल्चर की डीप रूट्स को समझना, ठीक है। अपनी सोशल इंटेलिजेंस को चेक करता है। एक तो इंटेलिजेंस होता है, एक सोशल इंटेलिजेंस होता है। सोशल इंटेलिजेंस पता है किसी को? सोशल इंटेलिजेंस नाम से इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? भाई आप किसी को कहो कि भाई ये इमोशनली इंटेलिजेंट है इंसान, तो उसका मतलब क्या हुआ? चलो, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? आप कहते हो बेटा इंटेलिजेंट है। सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर लेना, कोई भी नई सिचुएशन है, नए एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर लेना, और किस तरह से हम अपनी नई प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, वो चीज। ठीक है, फिर इमोशनल इंटेलिजेंट क्या हुआ? इमोशनल क्वेश्चन कह लो, इमोशनल इंटेलिजेंट कह लो। मैं कहूँ कि आप भाई बड़े इमोशनल इंटेलिजेंट हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर मे बी वो हर तरह के इमोशनल सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाए कि किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सही बात है, उनकी जो है अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो। अच्छे से परसीव कर पाए, दूसरे लोगों में भी इमोशंस अच्छे से परसीव कर पाए। ये भाई कोई परेशान है तो ये नहीं कि उसका मजाक बनाने लग गया, अपने और दूसरे को इमोशंस को अच्छे से समझ पाए, है ना। पैनिक ना हो जो इमोशनल सिचुएशंस में। इमोशनल इंटेलिजेंट हो गए। ऐसे ही सोशल इंटेलिजेंट लोग होते हैं कुछ लोग। सर जो सोसाइटी में लोगों की प्रॉब्लम्स को समझे, उनके एथिक्स है, उनको समझे कि ये कैसे और क्यों यूज हो रहे हैं, और उनको किस तरह से उसमें बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में। ठीक है भाई, सोशली इंटेलिजेंट वो लोग हो गए जिसको कि लोगों से जो मिलने जुलने में, जो आपस में जो जिसका लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो, समझदारी भरा इंटरेक्शन हो। देखो, लोगों के साथ इंटरेक्शन तो एक एक्सट्रोवर्ट इंसान का भी हो सकता है ना। लेकिन वो किस समझ के साथ लोगों से मिल रहा है, ये डिपेंड करता है उसकी सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर, उसकी सामाजिक बुद्धि के ऊपर। एक्सट्रोवर्ट लोग भी होते हैं भाई, हाँ, किसी से खुल मिलजुल के रहेंगे, हर किसी से अच्छे से मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सोशल इंटेलिजेंट है। सोशल इंटेलिजेंट वो लोग हो गए जो अच्छे तरीके से मिलेंगे, कंटेक्स्ट को देखते हुए, सामने वाले को देखते हुए, अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए
जो सही तरीके से लोगों से मिलेंगे, सही तरीके से लोगों को समझेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, वो होता है सोशल इंटेलिजेंट। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस बोला जाता है उसे। ओके सर। ठीक है भाई, तो कॉम्प्रिहेंशन में सब चीजें आ जाएंगी। फिर तीसरा है एरिथमेटिक। तो सर इस टेस्ट में जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिर रीजनिंग एबिलिटीज हैं वो चेक करी जाती है कि, और जो हाई स्कोर करते हैं उनकी बहुत एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स को एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं इजीली, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सही बात है भाई। और कोई? मेनली अरिथमेटिक में यही चीज होती है जो आपने बताई कि भाई इसमें वही लोग जो है हाई स्कोर करेंगे जिनका मैथमेटिक्स में जो है ज्यादा रुझान होगा, जिनको मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छा लगता होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करना अच्छा लगता होगा। ये दर्शाती है अगर इसमें आपका हाई स्कोर है तो उसका मतलब ये है कि भाई मैथमेटिक्स जो है आपका स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो कि मैथ से रिलेटेड होती हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में तो अच्छे हो ही हो, साथ के साथ उन क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर लेते हो। ठीक है ना भाई? यस सर। यस सर। फिर है सिमिलैरिटीज। ये वो बाल भास्कर में नहीं आती थी, बाल भास्कर या और जो मैगजीन्स आती हैं बच्चों वाली, उसमें आती है ना 10 अंतर ढूंढो, यस सर। उसकी बात कर रहा है कहीं ना कहीं। सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी आपको इसमें ढूंढना है कि भाई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढना होता है इसमें। जैसे भाई आपकी ही क्लास के एक स्टूडेंट का नाम लेता हूँ मैं, जैसे एक मिनट रुको, मैं जाता हूँ इसके उसमें आपके अटेंडेंस शीट में। हाँ, मेरे को लक्षिता का नाम दिख रहा है। ठीक है, लक्षिता सुन पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो भाई देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना भाई, किसी की पर्सनल बातें हम नहीं करेंगे शेयर, लेकिन भाई आप सब लोगों को मैं काम देता हूँ टास्क। ठीक है, ओके सर। और उसके बाद आपको कंपैरिजन करना होता है कि ये जो सिमिलरिटी जो आपने आइडेंटिफाई की है दूसरे ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कौन से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो है सिमिलरिटीज हैं, ये की ये सिमिलरिटीज जो आपने इनमें आइडेंटिफाई की है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, ओके सर। तो आपने एक किसी ऑब्जेक्ट या एक किसी पर्सन की कुछ उसकी सिमिलरिटीज या उसकी कुछ डिसिमिलरिटीज आपने मतलब उसकी जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी। फिर अब आपको देखना है इन टेस्ट इस सिमिलरिटी वाले पोर्शन में कि भाई इनकी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी हैं ये दूसरी जगह कहाँ बिल्कुल फिट बैठ रही है, किस इंसान पे किस ऑब्जेक्ट में बिल्कुल फिट बैठ रही है। ठीक है, तो मोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आपको इसमें आइडेंटिफाई करनी होती है ना। अब आपने जो लक्षिता को इशिका के साथ कंपेयर किया है तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कंपेयर किया है। हाँ जी, आप बताओ लक्षिता, आपको लगता है ऐसा सही कंपैरिजन हुआ है? यस सर। चलो फिर ठीक है, चले आगे। यस सर। फिफ्थ है वोकैबुलरी। इसका लास्ट स्केल है, वर्बल स्केल जो है ना, वर्बल के 5 थे। पहला कौन सा था? पहला स्केल कौन सा था वर्बल का? इंफॉर्मेशन। दूसरा हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, तीसरा हमने अरिथमेटिक पढ़ा था, चौथा हमने सिमिलरिटी और पांचवा आखिरी वोकैबुलरी। ये क्या चीज होती है भाई?
सर इसमें वो एबिलिटी चेक की जाती है कि किसकी कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हमें अच्छे से आते हैं और उनको कितने इफेक्टिवली हम अपने वर्बल स्किल्स में यूज करते हैं। ये तो इसकी नैरो इंटरप्रिटेशन हो गई। इन्होंने लिख रखा है ना, इट्स अ नैरो इंटरप्रिटेशन, वोकैबुलरी इज इंडिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ वर्ड्स और वर्बल कांसेप्ट दैट हैव बीन लर्नड और स्टोर्ड। कम्युनिकेशन स्टोर्ड लेवल पे बताओ। हाँ, कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन स्किल्स में हम कितना इफेक्टिवली इसको यूज कर रहे हैं, या फिर सोशली जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनको कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में कैसे यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है भाई, देखो शब्दों को याद करना, शब्दों को ज्यादा से ज्यादा शब्दों को सीखना, तो इसकी एक नैरो डेफिनेशन हो गई भाई। इसका वोकैबुलरी का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपकी वोकैब कितनी अच्छी है, आपको कितने आपको नए वर्ड्स का पता है ना, कितने ज्यादा वर्ड्स चेंज होते हैं। पहले जो आपकी जीन्स आती थी उनको क्या बोलते थे, जो फटी हुई जीन्स होती थी उन्हें क्या बोलते थे आप लोग? रिप्ड जीन्स। रिप्ड। उसके बाद कौन सा वर्ड आया? सबसे उससे पहले शायद डैमेज्ड बोला जाता था उन्हें, उसके बाद रिप्ड आया। उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद कौन सा आया? रफू सर। रफू नहीं, फटी हुई जींस की बात कर रहा हूँ। आपने तो ठीक कर दिया उन जींस को, नहीं होती जो फटी हुई होती है। रग्ड। हाँ, रग्ड, या फिर उनका शायद अब टोन्ड चल रहा है फिलहाल, है ना। ज्यादा से ज्यादा शब्द सीखने की ही एबिलिटी को इन्होंने वोकैबुलरी नहीं कहा। इन्होंने कहा है कि जो वोकैबुलरी होती है उसमें थोड़ा ब्रॉड मीनिंग जो है सम्मिलित किया है इन्होंने ना, इंक्लूड किया है भाई। जैसे कोई भी इंसान है, उसकी कितनी जो है, उसकी कितना वो ओपन है कोई भी नई चीज सीखने के लिए, कोई भी नई इंफॉर्मेशन सीखने के लिए, ये आपकी वोकैबुलरी के अंदर आएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो उसने सीखा है उसको स्टोर करने के लिए, उसको कैटेगराइज करने के लिए और उसको रिट्राइव करने के लिए। पढ़ा था ना एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। जब आप मेमोरी पढ़ रहे थे तो 3 स्टेजेस पढ़ी थी, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। एनकोडिंग में आप इंफॉर्मेशन अंदर लेके जाते हो, स्टोरेज में स्टोर होती है, तो रिट्राइवल में जब उससे आपसे पूछा जाता है कुछ तो आप उसका आंसर देते हो। तो ये है आपकी वोकैबुलरी। कोई इंसान कोई भी नई इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए कितना इच्छुक है, उसके अलावा उसकी एनकोडिंग कैपेसिटी कैसी है, उस इंफॉर्मेशन जो वो सीख रहा है कितने अच्छे से वो उसको अपने अंदर जो है एनकोड कर रहा है, कितनी जल्दी उसे एनकोड कर रहा है, कितने अच्छे से उसे स्टोर कर पा रहा है, और फिर जब जरूरत पड़ने पर वो कितनी अच्छे तरीके से उसे रिट्राइव कर पा रहा है। ठीक है भाई। जो लोग इस टेस्ट में हाई स्कोर करते हैं, काफी डीप थिंकर होते हैं। ये नहीं कि भाई अलग अलग बात करते हुए अलग अलग शब्दों का यूज करेंगे, उनका थिंकिंग प्रोसेस काफी ज्यादा डेवलप हो चुका होता है, शब्दों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं वो यूज करते हुए। साथ के साथ कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है किसी भी चीज को लेके जो है उनके अंदर, और वर्बली काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। डीप थिंकर्स कह सकते हो। सिर्फ शब्दों के ज्ञान से आप जो है किसी को ये कह दो कि ये वोकैबुलरी के टेस्ट में अच्छा स्कोर करेगा, गलत बात है। ठीक है, अगर स्पेशली वो डोमेन मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी का हो तो। अगर शब्दों के ज्ञान के साथ साथ उस इंसान की सच में डीप थिंकिंग इन्वॉल्व है तो ही वो इंसान वोकैबुलरी डायमेंशन जो है मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी का, तो ही उसमें वो हाई स्कोर कर पाएगा। ठीक है भाई। ओके सर। ये 5 आपके स्केल हो गए। चले आगे, रुक जाए, अभी 5 आपके परफॉर्मेंस स्केल हो रहे हैं। सर ये कल करवा देना। ठीक है भाई, कल करा